Okay, now in this third lecture of polymers, we will study some resins. Clear? Now, first of all, we'll study bakelite. Clear? Bakelite, very important from both point of view. Bakelite. Bakelite सबने सुना होगा. यूजेस क्या है इसके? एक तो ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज होता है. इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अंदर, क्लियर, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज होता है. और इसके अलावा वो जैसे हैंडल्स होते हैं यूटेंसिल्स के, कुकर वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं वो इसके बेकेलाइट के होते हैं. और इसके अलावा कॉम्स वगैरह जो बनती हैं उसमें यूज होता है. तो ये नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, यानी स्विचेस में. दूसरा कॉम्स वगैरह जो बनती हैं इसकी. और इसके अलावा हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल. यूजेस वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है बेकेलाइट. और ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है. क्लियर? थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये. तो बेकेलाइट की प्रिपरेशन, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स मोनोमर्स आर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड. फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड आर इट्स मोनोमर्स. फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इसके मोनोमर्स हैं. मैकेनिज्म इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. जैसे फिनॉल लिया, ध्यान से नोट करेंगे, थोड़ा बड़ी प्रिपरेशन है इसकी, प्लस HCHO. मीडियम यहाँ पे H+ और OH आयन, दोनों में से कोई भी होता है. HCHO यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा. कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा. H+ इसको इनिशिएट करेगा या OH आयन. OH आयन होंगे तो ये O- बना देगा. H+ होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा. Cb+ आते ही अटैक करेगा. मैकेनिज्म वगैरह और नहीं पढ़ने के बाद और क्लियर होंगे, अभी तो आपको सिर्फ याद करना है ये. तो OH CH2OH यहाँ आ गया, प्लस OH CH2OH यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी आ सकता है जब एक्सेस में होगा ये. OH CH2OH दोनों ऑर्थो पोजिशन और एक पैरा पोजिशन एक्टिवेट हो जाएगी. तो ये पॉसिबिलिटी सब इन सब की है मिलने की. क्लियर? और ये HCHO जो है, अगर मान लिया एसिडिक मीडियम है तो ये इस तरह से कुछ होगा. H+ आया इसके पास, O अपने लोन पेयर इस H+ को देगा, और ये बन जाएगा HC+O पे प्लस H. अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, प्लस आ गया, प्लस यहाँ पे O अपने लोन पेयर देगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और इस ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा. इस तरह से कुछ होता है. अब हम इससे डील करेंगे. बने तो बहुत सारी चीजें, हम इसको लेंगे और इससे बनाएंगे पहले लीनियर पॉलीमर कॉल्ड एज नोवोलैक. अच्छा, इस रिएक्शन का नाम भी होता है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेडरर-मैनेस रिएक्शन. लेडरर-मैनेस रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. लेडरर-मैनेस रिएक्शन बेस से और एसिड दोनों से इनिशिएट हो सकती है. तो ये यहाँ तक नोट कर लेंगे. फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ज्यादातर क्वेश्चन स्कूल में यही आता है, व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ बेकेलाइट. तो क्या लिखेंगे? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड. क्लियर? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड आर मोनोमर्स ऑफ बेकेलाइट. अब ये हमारा जनरेट हुआ, ये प्रोडक्ट, इसको लेकर करेंगे आगे. अभी प्रिपरेशन खत्म नहीं हुई है इसकी, और स्पेस का मैं थोड़ा सा इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है. अभी बेकेलाइट की प्रिपरेशन हो रही है. तो अभी क्या लेंगे? ये कंपाउंड लिया, उनमें से एक OH CH2OH. अब ये बेसिक और एसिडिक मीडियम है. H+ और OH आयंस के अंदर ये अकेले OH होता है तो वो पूरा बाहर निकलता है. एसिड के साथ होगा तो सिर्फ H बाहर निकलेगा. तो ये एक तरह से लीनियर पॉलीमर बना देगा इस तरीके से, कंटिन्यूड. यहाँ पे भी कंटिन्यूड, ये कंटिन्यूड है पूरा. आगे लीनियर पॉलीमर बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? नोवोलैक. दिस इज कॉल्ड एज नोवोलैक. इसको एक बार देते हैं, नोवोलैक है. और ये भी पेंट्स वगैरह में यूज होता है. शायद इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ कि नैरोलैक वगैरह पेंट्स में यूज होते हैं, इसलिए नोवोलैक याद रखना. कहाँ यूज होता है? पेंट्स वगैरह में. ये कंटिन्यूड है पूरा, ये ध्यान रखना चीज़ का. आगे बॉन्ड दिखाना है, और इधर भी ऐसे ही आगे बॉन्ड दिखाना है. अब इसके अंदर अगर हम डालते हैं, ध्यान देना इधर, इसके अंदर अगर हम डाल देंगे HCHO दोबारा H+ और OH आयंस में, तो बनता है हेवीली क्रॉस लिंक्ड हाईली ब्रांच पॉलीमर कॉल्ड एज बेकेलाइट. अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ढंग से, एग्जैक्टली यही है, बस वो 3D में हो जाएगा इस तरीके से. इसको ध्यान से बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती ना हो. OH की ऑर्थो पोजीशन से ये दिखा दिया, सेम ऐसे नीचे ये हेवीली क्रॉस लिंक्ड
CH2 वैलेंसी फ्री, CH2 वैलेंसी फ्री, CH2 CH2, ये बन गया हेवीली क्रॉसिंग हाईली ब्रांच पॉलीमर कॉल्ड एज बेकेलाइट। दिस इज बेकेलाइट, जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, हैंडल्स और यूटेंसिल्स में, इस तरह से। ये बेकेलाइट है और मोनोमर्स इसके, तो इसको ढंग से करना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। मोनोमर्स क्या है इसके? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, तो ये इसकी मोनोमर्स है। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के अंदर काउंट होता है, थर्मोसेटिंग के अंदर हेवीली क्रॉस लिंक्ड है। ये एक बार हमने इसको शेप दे दी हीट करने के बाद, हीट करने के बाद इसके अंदर जब क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी, वो एक बार ही होगी। उसके बाद अगर हम इसको हीट करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो ये पूरा काला पड़ जाएगा, कोयला बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको एक ही बार शेप मिल सकती है। वैसे प्लास्टिक्स को हम रीशेप रीयूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रीशेप और रीयूज नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना चीज़ का। तो ये बेकेलाइट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको ढंग से करना बिल्कुल। नेक्स्ट दूसरा नोट करेंगे, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्लियर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसको देखेंगे। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो इसके लिए मेलामाइन लेंगे, मेलामाइन एन और लगा देंगे NH2 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 NH2। ड्रिंक दिखा सकते हैं या फिर डबल बॉन्ड दिखा के, 3 एन अंदर है और ये ऐसे बाहर, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज मेलामाइन। इसको सिन्यूरिक एमाइड भी कहते हैं, वो इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे उसको। ऐसे स्ट्रक्चर को सिन्यूरिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड N ऑल्टरनेट में हो, C डबल बॉन्ड N ऑल्टरनेट में होते हैं, तो सिन्यूरिक एमाइड भी कहते हैं इसको, सिन्यूरिक एमाइड। अब इसमें डाल देंगे HCHO डालेंगे, तो पहले किसी भी एक इन तीनों में से कोई भी एक NH2 ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रोफिल का काम कर जाएगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा NHCH2OH में। ये आ गया NHCH2OH, NHCH2OH आ गया, और नीचे NH2 NH2। दिस आफ्टर पॉलीमराइजेशन ये बनाएगा मेलामाइन। NHCH2 वैलेंसी फ्री, NH वैलेंसी, NH2 है तो H निकल जाएगा, NH यहाँ से भी निकल जाएगा H, वैलेंसी फ्री जरूर दिखानी है। तो ये जो बना रिंग बना दें या फिर बॉन्ड दिखा दें, दिस इज कॉल्ड एज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, शॉर्ट में जिसे हम क्या बोलते हैं, मेलमैक। यूज सबको पता होगा मेलामाइन का, अनब्रेकेबल क्रॉकरी वगैरह बनाने में काम आता है। अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो बनती है वो मेलामाइन की बनती है, लाइट वेट की होती है, और ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में काम आता है। तो मेलामाइन, दिस इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार कि इसके अंदर टोटल लोन पेयर कितने नाइट्रोजन के ऊपर, तो चेक करेंगे, 1 2 3 तो यहाँ और 3 इधर, तो 6 लोन पेयर है इसके अंदर। नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन मेलामाइन ऑन नाइट्रोजन। तो ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन था, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के काम आता है। इसको ढंग से कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे, इसमें रेजिन में यही करना है वैसे तो। एक बार यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और नोट कर लेंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन NH2C, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, ये प्लस HCl, 2 हमने पढ़ लिए, H प्लस के प्रेजेंस में कह सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे CH2 आ जाएगा, एक बार यहाँ CH2 आ जाएगा आफ्टर पॉलीमराइजेशन। पहले आएगा NHCH2OH, फाइनली जो आएगा वो ये आएगा NHCH2 वैलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड NHCH2 वैलेंसी फ्री। दिस इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये भी हॉट ड्रिंक्स वगैरह के लिए, क्रॉकरी वगैरह बनाने का काम आता है। हॉट ड्रिंक्स के लिए क्रॉकरी जो बनती है उसकी इसकी बन सकती है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्लियर, तो ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। दिस इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। रेजिन्स होते हैं हाईली विस्कस लिक्विड्स और सॉलिड, और पॉलीमर जो होता है वो सॉलिड या लिक्विड कुछ भी होता है। ये क्या होते हैं, हाईली विस्कस लिक्विड्स और सॉलिड्स। और पॉलीमर क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, रेजिन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम और पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा। कोई पूछेगा नहीं, पता होना चाहिए इसलिए। तो ये तीनों रेजिन्स हमने पढ़ लिए यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे, इसी के अंदर नोट कर लेंगे पॉलीएस्टर्स। तो 2 पॉलीएस्टर्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने पीछे पढ़ा भी था अभी,
PHBV ध्यान होगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था। पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे टेरिलीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरिलीन, क्लियर। तो टेरिलीन के लिए स्ट्रक्चर लिया हमने, जैसे टेरिफ नाम से लग रहेगा, टेरिफ्थैलिक एसिड COOH, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कह लो, या टेरिफ्थैलिक एसिड। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, टेरिलीन, नाम क्या इसका, टेरिलीन और डेक्रॉन। टेरिलीन यूज कहाँ होता है, यही फैब्रिक्स वगैरह में, टेरिलीन और डेक्रॉन। टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड लेंगे, प्लस लेंगे एन मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके, प्लस ग्लाइकोल CH2OH। एस्टर आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी, किसकी, एसिड और अल्कोहल की, दिमाग में रखना हमेशा। PHB में कुछ ऐसा ही हुआ था, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी। अब एसिड का क्या लेंगे, एन मॉलिक्यूल्स के, एन मॉलिक्यूल्स के, एसिड का OH, अल्कोहल का H, ये हट गया, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा, और ये रिएक्शन होती है एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, क्या नाम है इसका, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड प्लस लेड डाइएसिडेट या जिंक डाइएसिडेट। लेड डाइएसिडेट और जिंक डाइएसिडेट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और इसमें मिल जाएगा हमें टेरिलीन, वैलेंसी फ्री, और ये बन गया एस्टर लिंकेज, क्लियर, एस्टर लिंकेज। ये एस्टर लिंकेज आ गया इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एज टेरिलीन और डेक्रॉन, टेरिलीन और डेक्रॉन, क्लियर, टेरिलीन और डेक्रॉन। तो ये पॉलीएस्टर है। पॉलीएमाइड क्या होता है, नाइलॉन्स क्या होता है, पॉलीएमाइड, और ये क्या है, पॉलीएस्टर। ऐसे एक्राइल ग्रुप किसी में आएगा तो उसे बोलेंगे पॉलीएक्राइलेट, एक्राइल ग्रुप किसी में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, पॉलीएक्राइलेट। जैसे हमने पेन वगैरह पढ़े थे, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल PAN। तो ये पता होना चाहिए इसके अंदर। डिफरेंस आ सकता है पॉलीएमाइड और पॉली एस्टर में क्या डिफरेंस है। तो ये अब इसके अंदर टेरिलीन, टेरिलीन का यूज़ कहाँ पे, फैब्रिक्स में ही होता है। टेरिलीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, वाटर लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इसकी, क्लियर, नोट तो कर लेंगे इसको, इसकी लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। इट हैज लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अभी अगला सेक्टर जो है सिमिलर है इसके, इसलिए देखते हैं। पहला तो क्या है, लेस H2O एब्जॉर्प्शन, ये पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, ये क्रीज रेजिस्टेंट होता है, क्रीज रेजिस्टेंट, तो पानी को कम एब्जॉर्ब करता है एक तरह से, इसलिए कपड़े इससे जल्दी क्लोज जो होंगे, जो टेरिलीन के बने होंगे या डेक्रॉन के बने होंगे, वो जल्दी सूख जाएंगे। क्लोथ्स दे ड्राई अप क्विकली इन एटमॉस्फेयर। क्रीज रेजिस्टेंट है, ये क्रीज रेजिस्टेंट है, यानी इसको प्रेस ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, और क्या कहते हैं, प्रेस इसको ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसको कैन बी मिक्स विद कॉटन एंड और वुल, कैन बी मिक्स विद कॉटन, कॉटन या वूल के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। इस वजह से, सही ना, पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, जल्दी ड्राई अप हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। क्रीज रेजिस्टेंट है, क्रीज रेजिस्टेंट, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए कैन बी मिक्स्ड विद कॉटन और वूल। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी, इसका मतलब ये फटेगा नहीं जल्दी, इसका कपड़ा जो है जल्दी फटेगा नहीं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वियर एंड टीयर इसमें क्या होगा, कम, लेस वियर एंड टीयर इसके अंदर। नेक्स्ट है, उसके बाद आ जाएगा इसमें मॉथ रेजिस्टेंट, मॉथ रेजिस्टेंट यानी इस पर कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। मॉथ रेजिस्टेंट है यानी कीड़े इंसेक्ट्स वगैरह इसको हार्म नहीं करेंगे। और ये जो है हेलमेट्स वगैरह में यूज्ड इन हेलमेट्स ऑल्सो, यूज्ड इन हेलमेट्स, हेलमेट्स में यूज होता है एज ए री एनफोर्सिंग मटेरियल। जो उसका शीशा होता है ना हेलमेट का, उसको लाइट वेट करने के लिए, और वो शीशा टूटे ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या मिक्स करते हैं, टेरिलीन और डेक्रॉन मिक्स करते हैं। तो यूज इन हेलमेट्स, शीशे वगैरह में इसका यूज़ करते हैं लाइट वेट करने के लिए उसको। तो इस तरह से, और एक और यूज इसका इंपॉर्टेंट, जो मैग्नेटिक, यूज इन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप जो अभी 80s और 90s में यूज होती थी ना, कैसेट्स वगैरह, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग
टेप या ग्रामोफोन जो यूज़ करते थे 50-60s में, उसमें वो टेरिलीन का ही फैब्रिक हुआ करता था उसके अंदर। ग्रामोफोन जो घूमता था हॉरिजॉन्टली, तो वो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप में भी टेरिलीन और नायलॉन ये यूज़ होता है। तो इसको मेनली यूज़, अगर कुछ भी नहीं याद दिमाग में, तो फैब्रिक्स में यूज़ होता है, सबको पता होना चाहिए टेरिलीन। क्लियर? टेरिकॉट बोलते हैं ना, टेरिकॉट, यानी उसमें टेरिलीन प्लस कॉटन दोनों मिक्स है। तो ये टेरिलीन के बारे में करना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल। क्लियर? एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल। एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल। एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल, तो ये भी हमारा जो मेनली तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स में ये ध्यान रखना है चीज़ का। यहाँ पे यूज़ होता है, सीमेंट्स वगैरह में यूज़ होता है, सीमेंट्स वगैरह में पेंट्स इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, सीमेंट्स में यूज़ होता है। और लिक्विड्स वगैरह बनाने का काम आता है, लिक्विड जो वुडन फिनिश देने के लिए, फॉर गिविंग वुडन फिनिश, तो लिक्विड्स वगैरह वो होते हैं, पेंट्स ही होते हैं एक तरह के, वुडन फिनिश देने के लिए पॉलिश वगैरह जो होती है वो ही लिक्विड है। तो एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल, इसकी प्रिपरेशन, इसमें भी सेम चीज़ है। इसमें क्या आएगा, बस इसके अंदर हम यूज़ करेंगे थैलिक एसिड, बाकी रेस्ट इज सेम। जैसे ये लिया थैलिक एसिड, क्लियर? थैलिक एसिड दोनों, वो पहले टेरिफथैलिक एसिड था, नाउ इट इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड लेंगे, साथ में वही ग्लाइकॉल, सेम स्ट्रक्चर, एन मॉलिक्यूल्स इसके, एन मॉलिक्यूल्स के, और NH2 बाहर, माइनस NH2, OH इसका, इसका H, इसका OH, स्ट्रक्चर बन गया। उसमें भी माइनस NH2 लिख देंगे टेरिलीन वाले में, जैसे नायलॉन 6 में था। तो ये आ गया यहाँ पे C++O वैलेंसी फ्री, ये भी पॉलीएस्टर है, सील बॉन्ड O, CH2O वैलेंसी फ्री। दिस इज एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल, एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल। अच्छा, दो नाम ना जरूर करने हैं सबके, ध्यान रखना चीज का, जो दो नाम दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स में ना, किसी भी नाम से कुछ गलत दिया, एल्काइड रेजिन है, सॉरी, एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल। क्लियर? एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल, दो नाम जो दे रखे हैं जरूर करना है, दो नाम किसी में भी, जैसे हमने पीछे किया पैन का, PAN, पैन और ऑरलोन था। क्लियर? PAN पैन था और ऑरलोन एक ही बात थी, सब्स्टिट्यूट फॉर वूल था ये। फिर PTFE और टेफ्लॉन था, PTFE और टेफ्लॉन था, दोनों एक ही बात थी। इसके अलावा नाइलॉन 6 और परलोन, परलोन मैंने यूज़ नहीं किया शायद, इसको याद कर लेने पर, नाइलॉन 6 और परलोन, नाइलॉन 6 पीछे मेंशन कर देना उसको, परलोन, ऑरलोन नहीं है, परलोन, नाइलॉन 6 और परलोन है ये, नाइलॉन 6 और परलोन। और ब्यूना S और SBR, ब्यूना S और SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। और यहाँ पे एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल, टेरिलीन और डेकरॉन। तो ये दो नाम जो है जरूर करना, कोई मिस नहीं करना, इसके अंदर बहुत याद करने वाला है, चैप्टर छोटा है लेकिन याद ज़्यादा करना है इसके अंदर। तो एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल कर लिया, इसके यूजेस कर लिए, पेंट्स वगैरह में यूज़ होता है ये, कहाँ यूज़ होगा, पेंट्स में। नोवोलैक भी कहाँ यूज़ हुआ था, पेंट्स के अंदर यूज़ हुआ था। तो ये पॉलिएस्टर से जो प्रिपरेशन थी ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड है सारी, जो हमें करनी थी प्रिपरेशन कोपॉलीमर्स की। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे हम। अब इसमें रह गया हमारा क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, इसको SSMF ऐसे याद कर लेना, SSMF, सोर्स, स्ट्रक्चर, सोर्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे, सोर्स, स्ट्रक्चर, मोड और फोर्सेस। इसको एक सुनेंगे और एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लेवल का करना है लेकिन ढंग से करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्स, स्ट्रक्चर, मोड एंड फोर्सेस। इसके अलावा दो और मान सकते हैं, मैकेनिज्म के बेसिस पे
और एक टाइप ऑफ मोनोमर्स के बेसिस पे, जो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म के बेसिस पे और टाइप ऑफ फोर्सेस के टाइप ऑफ मोनोमर्स के बेसिस पे। थोड़ा सा मैं फिर दोबारा बता दूंगा, लेकिन हम कर चुके हैं एक बार। तो सोर्स कैसा हो सकता है? नेचुरल हो सकता है। नेचुरल में क्या आएगा? जो जितने भी नेचर से मिलेंगे, प्लांट्स से और एनिमल से मिलेंगे, वो नेचुरल पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो उसके एग्जांपल तो सारे वही आ जाएंगे। प्रोटीन्स आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, सही ना, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ऑल दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। ये बहुत सिंपल है, सबको पता है इसके बारे में। फिर सेमी सिंथेटिक कौन सा आएगा? सेमी सिंथेटिक, इसके भी नाम से पता लग रहा है कि ये मैन मेड होगा, सॉरी ये होगा वो नेचुरल पॉलीमर ही होगा, बट विथ सम केमिकल मॉडिफिकेशन। इट इज नेचुरल पॉलीमर ओनली बट विथ केमिकल मॉडिफिकेशन। नेचुरल पॉलीमर विद सम केमिकल मॉडिफिकेशन। जैसे हमने सेलुलोज बोला यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे सेलुलोज डाइएसिटेट। सेलुलोज डाइएसिटेट, क्लियर? सेलुलोज डाइएसिटेट, जिसको रेयन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क होता है, रेयन आर्टिफिशियल सिल्क। तो सेलुलोज डाइएसिटेट बन गया, सेलुलोज नाइट्रेट बन जाएगा, सेलुलोज नाइट्रेट। या इसके अलावा हमने यहाँ नेचुरल रबड़ यूज़ किया था, हमने यूज़ क्या किया? नेचुरल रबड़ है, यहाँ वल्कनाइज रबड़, नेचुरल रबड़, वल्कनाइज रबड़। तो ये किस में आ जाएगा? सेमी सिंथेटिक में। सिंथेटिक तो जो भी हमने नाइलॉन पढ़ा है, तीसरा वाला जो क्लासिफिकेशन इसका क्या है? नेचुरल हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया, थर्ड क्या है? सिंथेटिक जो मैन मेड पॉलीमर्स है। मैन मेड पॉलीमर जैसे, क्लियर, दीज आर मैन मेड पॉलीमर्स। जैसे क्या आ गया? नाइलॉन आ गया, डेफिनेशन सबकी लिखनी है। नाइलॉन आ गया, पॉलीएस्टर्स आ गए, फिर पॉलीथीन आ गया, पॉलीप्रोपीन आ गया, पॉलीथीन आ गया, पीवीसी आ गया। सारे जो भी हमने पढ़े हैं इसमें वो क्या है? टेरिलीन। जैसे पॉलिस्टर में क्या आ गया? टेरिलीन, डेक्रोन, एल्काइड रेजिन, ग्लिप्टल, एक ही बात है। और नाइलॉन में नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, इस टाइप से। ये सारे क्या है? मैन मेड। दीज ऑल आर मैन मेड पॉलीमर्स। तो सोर्स के बेसिस पे, सोर्स क्या है पॉलीमर का, उसके बेसिस पे हमने कर दिया 3 डिफाइन। कौन कौन से? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेक्स्ट नोट करेंगे, सोर्स के बेसिस पे हो चुका है। नेक्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कौन से आ जाएंगे? इसके बेसिस पे लीनियर, कौन कौन से आ जाएंगे? लीनियर आ गया, और ब्रांच्ड आ गया, और क्रॉस लिंक्ड, और 3 डायमेंशनल, और नेटवर्क। लीनियर पॉलीमर, इसके अंदर ध्यान सुनेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे इसको। लीनियर, इन विच मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लीनियर स्ट्रेट चेन्स। लीनियर पॉलीमर्स क्या होंगे? इन विच मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लीनियर स्ट्रेट चेन्स। इन विच मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लीनियर स्ट्रेट चेन्स। जैसे एग्जांपल, पॉलीथीन, कौन सा वाला? HDP, इसको ढंग से हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन ध्यान रखना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। या फिर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी लीनियर मानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC लीनियर है। इसके अलावा एमाइलोज जो है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, ये भी लीनियर है। एमाइलोज कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, ये भी क्या है? लीनियर है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये लीनियर पॉलीमर्स है। इस तरह से चलेगा कुछ चेन इसमें, ये चेन, ये चेन, ये चेन। तो इसमें पैकिंग प्रॉपर होगी, चेन्स में, पॉलीमरिक चेन्स में पैकिंग प्रॉपर, डिफरेंट पॉलीमरिक चेन्स में पैकिंग बहुत प्रॉपर होगी, इसलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई, और डेंसिटी हाई। तो एग्जांपल इसका, इसलिए डेंसिटी हाई है तो हाई SDP याद रख लेंगे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसका एग्जांपल, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, क्लियर, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एग्जांपल हो जाएगा इसका। तो ये ध्यान रखना, दिस इज लीनियर पॉलीमर्स, क्लियर, दीज आर लीनियर पॉलीमर्स। नेक्स्ट इट इज ब्रांच। दूसरा कौन सा आएगा? ब्रांच। तो ब्रांच में कौन सा आ जाएगा? जिसमें मोनोमर जॉइन टुगेदर नॉट ओनली टू फॉर्म लीनियर स्ट्रेट चेन बट देयर आर आल्सो ब्रांचेस अलोंग द मेन चेन। ब्रांच पॉलीमर, जिसमें मोनोमर्स जॉइन टुगेदर नॉट ओनली टू फॉर्म लीनियर चेन बट आल्सो देयर आर ब्रांचेस अलोंग द मेन चेन। जैसे इस तरीके से। तो ब्रांचेस की वजह से क्या पैकिंग हो पाएगी? इस तरह से है कुछ, ये है, और ये ब्रांचेस आ गई, ये ब्रांचेस आ गई इस तरह से। तो ब्रांचेस आने की वजह से पैकिंग तो हो नहीं पाएगी,
पैकिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो, और डेंसिटी भी इसकी क्या होगी, लो होगी। एग्जांपल क्या आ जाएगा इसका, लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर, लो डेंसिटी पॉलीथीन एग्जांपल आ जाएगा इसका। एमाइलोपेक्टिन इसका एग्जांपल आ जाएगा। एमाइलोपेक्टिन भी स्टार्च का पार्ट है लेकिन ये ब्रांच होता है। या ग्लाइकोजन इसका एग्जांपल आ जाएगा। क्लियर, ग्लाइकोजन भी इसका एग्जांपल में आ जाएगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, ये इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे जो कि ब्रांच्ड है। तो because of these branches they do not pack well, hence melting point is low, tensile strength is low, density is low. Example, low density polythene. Now cross link, third one is cross linked polymer. ये बुक से रीड करेंगे समझ आ जाएगा, बहुत इजी चीज है ये। दो बता दिए मैंने, लीनियर और ब्रांच बता दिया। इसके अब तीसरा कौन सा है इसके अंदर, क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क और 3D पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क और 3D पॉलीमर्स। तो इसके अंदर और ज़्यादा ब्रांचेस आ जाएंगे एक तरीके से, और ज़्यादा ब्रांचेस आ जाएंगे 3D में, और ये और हार्ड हो जाएगा। और ब्रांचेस आ जाएंगे और हार्ड हो जाएगा ये। क्लियर, तो इस तरह से कुछ होता है ये। इसमें बीच में क्रॉस लिंक्स आ जाएंगे इस तरह से, और ज़्यादा क्रॉस लिंक्स आ जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दीज क्रॉस लिंक्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। बिकॉज ऑफ दीज क्रॉस लिंक्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। 3D पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल इसकी तीनों आ जाएंगी वही, कौन कौन सी, बेकेलाइट, मेलमैक और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो ये तीनों एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर, बेकेलाइट, मेलमैक और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये एग्जाम्पल आ जाएंगे। और जनरली ये उन मोनोमर्स से बनेगा ये वाला पॉलीमर जिसमें बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। इट इज जनरली फाउंड फ्रॉम दोज मोनोमर्स विच हैव बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स। और बीच में क्रॉस लिंक्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसके बेकेलाइट, मेलमैक, ये आ जाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर हमने तीन पढ़े, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड। लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड, ये भी खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टडी करेंगे मोड, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो इसमें दो हैं मोड के बेसिस पे, एडिशन और दूसरा कंडेंसेशन। एडिशन, कंडेंसेशन। तो पहले एडिशन कर रहे हैं, एडिशन और चेन ग्रोथ भी कहते हैं इसको, चेन ग्रोथ, एडिशन और चेन ग्रोथ। तो इसमें वर्ड्स एग्जैक्टली वही लिखने हैं। और कंडेंसेशन, दूसरा क्या, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ, डिफरेंस आता है दोनों में। तो इसमें एडिशन और चेन ग्रोथ के अंदर इसमें जो वर्ड्स मैं इसमें बोलूँगा सेम वैसे ही लिखना ताकि डिफरेंस बनाने में इजी रहे। इट इज फाउंड बाय, क्लियर, इट इज एडिशन पॉलीमर्स, इट इज फाउंड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स। इट इज फाउंड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ monomers having multiple bonds। तो ये रिपीटेड, जैसे इथीन से पॉलीथीन बना, इथीन से पॉलीथीन बना, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बना, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बना, इस टाइप से विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बना। टीएफई, टेट्राफ्लोरोथीन से पीटीएफई बना, पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन, यानी एक तरीके से। और मोनोमर जो है सिंपली एक चेन के ऊपर एक, दे आर सिंपली एडेड ऑन द ग्रोइंग चेन। मोनोमर दे आर सिंपली एडेड ऑन द ग्रोइंग चेन, इसीलिए इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं। मोनोमर दे आर सिंपली एडेड ऑन द ग्रोइंग चेन, सो दे आर कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, तो ये इसका ध्यान रखना, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। मोनोमर्स दे आर सिंपली एडेड ऑन द ग्रोइंग चेन, सो दे आर कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। ठीक है, तो इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं, ध्यान रखना चीज को। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें, नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर, हाँ, और इसको फिर चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं। और इसमें मोनोमर्स दे आर सिंपली एडेड ऑन द ग्रोइंग चेन। रिपीट बाय, ये बनता कैसे, बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। एग्जांपल इसके दे दिए, जितने भी होमोपॉलीमर्स हैं, जनरली इसके जितने भी होमोपॉलीमर्स हैं सारे एग्जांपल इसके होंगे। जितने भी होमोपॉलीमर्स हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर एडिशन पॉलीमर्स, जितने भी होमोपॉलीमर्स हैं। एक्सेप्शन है कोपॉलीमर का, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कौन सा एग्जाम्पल है, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है, सॉरी नाइलॉन 6 नहीं, ब्यूना एस और ब्यूना एन, एडिशन पॉलीमर में एडिशन होगा। इसके अंदर कोई भी छोटे मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे अगर कंडेंसेशन नाइलॉन 6 की बात करें तो छोटे मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, जैसे CO2, H2O, इथेनॉल, इस तरह से। इसमें देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और CO2 और अमोनिया। तो इसमें एग्जाम्पल है ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन। इसमें भी
कोई छोटा मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता है। ये दे आर कोपॉलीमर बट इंक्लूडेड अंडर एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्या है, कोपॉलीमर्स हैं, लेकिन किसके अंडर आ रहे हैं, एडिशन पॉलीमर्स में। एडिशन पॉलीमर्स में ज़्यादातर एग्जांपल किसके आते हैं, ज़्यादातर एग्जांपल किसके आते हैं, होमोपॉलीमर्स के। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि होमोपॉलीमर्स कोपॉलीमर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, एडिशन पॉलीमर्स के अंदर कोपॉलीमर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, क्लियर। तो होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर दे आर टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन तो हो ही रहा है। तो ये पूछते हैं अगर दोनों को लिए बोल दिया कि ये दोनों क्या हैं, तो उनको एडिशन पॉलीमर्स में मान सकते हैं। अदरवाइज कोपॉलीमर्स की मैक्सिमम एग्जांपल किसमें आएंगी, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर। तो एडिशन पॉलीमर्स में सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला डेफिनेशन बोलेंगे, रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, क्लियर। चेन ग्रोथ क्या कहते हैं इसको, बिकॉज मोनोमर दे आर सिंपली एडेड टू द ग्रोइंग चेन, इसलिए इसको चेन ग्रोथ भी कहते हैं। फिर तीसरा इसके अंदर एग्जांपल्स बता देंगे, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। फिर फोर्थ, देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। और एक्सेप्शन में बताएंगे ब्यूनास और ब्यूनान भी कोपॉलीमर्स हैं, कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता, सो दे आर इंक्लूडेड अंडर एडिशन पॉलीमर्स। नेक्स्ट इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे कर रहे हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बेसिस पे कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इसमें क्या बोलेंगे, सेम वही चीज बिल्कुल, कंडेंसेशन पॉलीमर्स और स्टेप ग्रोथ इसमें क्या बोलेंगे कि मोनोमर्स जो हैं इसमें दे आर फॉर्म रिपीटेड उसमें बोला था रिपीटेड एडिशन, इसमें बोलेंगे रिपीटेड कंडेंसेशन। एग्जैक्ट वर्ड लिखने हैं, रिपीटेड कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर्स। उसमें रिपीटेड एडिशन बोला था, इसमें रिपीटेड कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर्स हैविंग बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल ग्रुप्स, हैविंग बाइफंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स। उसमें था मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल ग्रुप्स होंगे। एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए। और जो पॉलीमर है, इट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेप वाइज रिएक्शंस, स्टेप वाइज रिएक्शन होंगी तो ये बनता है पॉलीमर, इसलिए इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेप वाइज रिएक्शन। और कंडेंसेशन वर्ड में छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और CO2 और अमोनिया और एल्कोहल, छोटे मॉलिक्यूल्स इसमें बाहर निकलेंगे, इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। तो पहले रिपीटेड कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर्स हैविंग बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल ग्रुप called as step growth polymer because it is formed as a result of stepwise reactions. The third point is there will be elimination of small molecules like water or CO2 or ammonia or ethanol. Example most important examples जिसमें छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकले, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसी। नाइलॉन 66, क्लियर, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, टेरिलीन और डेक्रोन, एल्काइड रेजिन ग्लिप्टल, PHBV, बहुत सारे एग्जांपल इसमें छोटे मॉलिक्यूल जिसमें बाहर निकलते हैं। अब ये सब क्या है, ऑल दीज आर कोपॉलीमर्स, ये जितने भी हैं क्या है, कोपॉलीमर्स एंड आर इंक्लूडेड अंडर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक होमोपॉलीमर है जो इसके अंदर आता है, वो नाइलॉन 6 पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल हुआ था, पहले ऐड हुआ था फिर रिमूव हुआ था। तो नाइलॉन 6 इज ए होमोपॉलीमर बट इट इज इंक्लूडेड इन दिस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये एक्सेप्शन है, ये ऑब्जेक्टिव से पूछते हैं। इट इज ए होमोपॉलीमर बट इंक्लूडेड इन दिस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये करना है। तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे दो थे, एडिशन एंड कंडेंसेशन। एडिशन कंडेंसेशन दोनों पढ़ लिया। फोर्सेस, अब फोर्सेस के बेसिस पे हमारे पास है फोर्सेस। पहला इलास्टोमर्स, दूसरा फाइबर्स, तीसरा इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो इलास्टोमर्स जिसमें फोर्सेस क्या होंगे, सबसे वीक, इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द वीकेस्ट। इलास्टोमर्स रबड़ वगैरह जो होते हैं ना, इलास्टिसिटी होती है उनके अंदर, तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द वीकेस्ट वेंडल फोर्सेस, सही। तो उसमें एग्जांपल क्या आएगा, तो जितने भी रबड़ एग्जांपल है, नेचुरल रबड़, जो भी रबड़ पढ़े हमने, नियोप्रीन, गट्टा पर्चा, नियोप्रीन आ गया, ब्यूना एस और ब्यूना एन,
ब्यूना एन। तो ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं, सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इलास्टोमर्स में आएगा, वीकेस्ट फोर्सेज हैं और ये एग्जाम्पल्स इसके अंदर, इलास्टोमर्स के अंदर इलास्टिसिटी जिसके अंदर होती है। फाइबर्स जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेज है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर आते ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज जैसे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी एग्जांपल जैसे नेचुरल में हमें पता ही है, कॉटन होता है, जूट होता है, वूल होता है, ये नेचुरल फाइबर्स हैं, कॉटन, जूट और वूल। और इसके अलावा जितने भी पॉलीएस्टर्स हैं, इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर्स और पॉलीमाइड्स। पॉलीएस्टर्स और पॉलीमाइड, पॉलीएस्टर में क्या आ जाएगा, टेरिडीन आ गया, जैसे पॉलीमाइड में क्या आ जाएगा, नायलॉन आ गए, इसमें नायलॉन आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें क्या आना है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। एग्जांपल दे देंगे, कहेंगे अरेंज इन ऑर्डर ऑफ फोर्सेस, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स थर्ड। अब ये थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में डिफरेंस पूछते हैं। थर्मोप्लास्टिक जिसमें पहली लाइन तो यही कि फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरमीडिएट, इन दोनों के फोर्सेस क्या होंगे, इंटरमीडिएट इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड इंटरमीडिएट फोर्सेस, इंटरमीडिएट फोर्सेस इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, ये ध्यान रखना इसके अंदर। दूसरा, पहला पॉइंट इंटरमीडिएट फोर्सेस, दूसरा दे आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड, लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड, क्लियर, दे आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच, दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो है, दे कैन बी रीयूज्ड, दे कैन बी रीवर्क्ड, इसको मेल्ट कर, दे कैन बी रीमेल्टेड, इनको मेल्ट करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे चेयर्स हो गए, टेबल्स हो गए प्लास्टिक्स की, इनको हम रीमेल्ट करके रीयूज करते हैं, कर सकते हैं। दे कैन बी रीवर्क्ड, रिसाइकल्ड, दे कैन बी रिसाइकल्ड, दे कैन बी रीमेल्टेड एंड रीयूज्ड, रीमेल्टेड एंड रीयूज। दूसरा, इनको जब हम ठंडा करते हैं तो उनकी शेप आती है, ठंडा करने पर ऑन कूलिंग दे एक्वायर शेप, तो इसलिए बोलते हैं कोल्ड सेटिंग प्लास्टिक्स, दे आर कॉल्ड एज कोल्ड सेटिंग प्लास्टिक्स, कोल्ड सेटिंग प्लास्टिक्स। तो इनको जब कूल करते हैं तो उनकी शेप आती है, इसलिए इनको कोल्ड सेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। एग्जांपल इसकी क्या आ जाएगी, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन आ गई एग्जांपल इसकी, फिर पॉलीप्रोपीन एग्जांपल आ गया, पीवीसी एग्जांपल आ गया, पॉलीस्टाइरीन एग्जांपल आ गया इसका। दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जांपल जरूर करना है। तो ये थर्मोप्लास्टिक्स है, क्लियर, दीज वर थर्मोप्लास्टिक्स। नेक्स्ट है प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए एल्काइल थैलेट्स ऐड करते हैं इसके अंदर, प्लास्टिक्स को सॉफ्ट करने के लिए एल्काइल थैलेट्स, जैसे ब्यूटाइल थैलेट ऐड कर देंगे इसको सॉफ्ट करने के लिए प्लास्टिक्स को। फिर है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, क्लियर, थर्मोसेटिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पहला फोर्सेस के बारे में बात नहीं करते इसके अंदर, ये हैवीली क्रॉस लिंक्ड, हाईली ब्रांच्ड, पहला पॉइंट, हाईली ब्रांच्ड और हैवीली क्रॉस लिंक्ड, ये क्या थे थर्मोप्लास्टिक्स, स्लाइटली ब्रांच थे, लीनियर और स्लाइटली ब्रांच थे, ये क्या हाईली ब्रांच और हैवीली क्रॉस लिंक्ड, पहला पॉइंट। दूसरा, दे कैन नॉट बी रीमेल्टेड एंड रीयूज्ड, कांट बी रीमेल्टेड और रीयूज्ड। एक बार जो इसको हीट करने पर शेप मिल जाती है, एक बार इन प्लास्टिक्स को हीट करने पर, पॉलीमर को हीट करने पर जो इसके अंदर क्रॉस लिंक हो जाती है, जो हैवीली, जो बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ब्रांच हो जाते हैं, उसके बाद हम इसको रीवर्क नहीं कर सकते, वो शेप आ गई तो आ गई, हीट करने पर, इनको हीट करने पर शेप मिलती है, इसलिए हॉट सेटिंग प्लास्टिक्स भी कहते हैं, हॉट सेटिंग प्लास्टिक्स, बिकॉज दे एक्वायर देयर शेप ऑन हीटिंग। तो ये हॉट सेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। कैनॉट बी रीमेल्टेड एंड रीयूज, हाईली ब्रांच है, हैवीली क्रॉस लिंक्ड है। एग्जांपल इसके क्या होते हैं, बेकेलाइट, वही तीनों एग्जांपल, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और मेलमेक, ये इसके एग्जांपल आ जाएंगे, क्लियर। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है, दीज वर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो इसके ऊपर ये 4 क्लासिफिकेशन हमने कर लिए, 2 क्लासिफिकेशन जो और हैं वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन था इसका। फिर अब जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नोट करेंगे कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्यों लेते हैं पॉलीमर का, क्लियर, एवरेज, व्हाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज जनरली टेकन।
वाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज जनरली टेकन। किसी भी पॉलीमर का हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्यों लेते हैं, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज जनरली टेकन। तो जो ग्रोथ है मोनोमर पॉलीमर की, द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमर सैंपल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द मोनोमर, डिपेंड्स अपॉन concentration of the monomer in the polymeric sample, concentration of the monomer in the polymeric sample and availability of the monomer, availability of the monomer। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जैसे पॉलीथीन है, इसको बनाने में 100 से लेकर 1000 मॉलिक्यूल्स तक बन सकते हैं। तो पॉलीमेरिक जो सैंपल होता है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स का हमने परसेंटेज निकाला। The growth of a polymer depends upon the availability of the monomer and the concentration of monomer in a polymeric sample, क्लियर। तो जैसे अगर मान लो मैंने एक पॉलीमर सैंपल लिया, एक पॉलीमर का सैंपल, इन्हें पॉलीमर सैंपल लिया, इसके अंदर से 40% मॉलिक्यूल्स का वेट है, 40% मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वेट है से 20,000 और रेस्ट मॉलिक्यूल्स का वेट है, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, रेस्ट मॉलिक्यूल्स उनका वेट है 10,000। तो तुमसे पूछा इसके अंदर व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ, तो इस तरह से होता है इसके अंदर पॉलीमर सैंपल के अंदर डिफरेंट पॉलीमर की जो चेन्स होती हैं, पॉलीमर के सैंपल्स होते हैं, हम उनका एवरेज निकालते हैं। 40% है उनका वेट इतना, 60% बच गए, रेस्ट क्या है 60%, 60% का वेट कितना है 10,000। तो इसका जो एवरेज निकलेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको बोलते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे उसको, नंबर एवरेज, नंबर लिख दिया MN, नंबर एवरेज का मतलब ऊपर बार, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये होगा समेशन ऑफ NI/MI डिवाइड बाय समेशन ऑफ NI। दिस इज कॉल्ड एज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 20,000 प्लस 60 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 100। दिस इज कॉल्ड एज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये इससे निकल जाएगा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये ऐसे निकालते हैं हम एवरेज, सी। तो इसको कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और ऐसे ही ना इसमें ही सेम चीज मैं बता रहा हूँ, पहले तो क्वेश्चन कर लेंगे, वाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज जनरली टेकन बिकॉज द ग्रोथ ऑफ पॉलीमर सैंपल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द मोनोमर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोनोमर इन द पॉलीमर सैंपल, क्लियर, विच कंसिस्ट ऑफ वेरिंग लेंथ्स। इसमें लेंथ्स क्या करती है, वेरी करती रहती है। इसलिए मैंने एग्जांपल क्या लिया तुम्हें, जैसे पॉलीथीन है उसमें 100 से मॉलिक्यूल, 100 से लेकर 1000 मॉलिक्यूल्स तक हो सकते हैं, किसके, इथीन के। तो इसलिए नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है हर पॉलीमेरिक सैंपल में। तो इसलिए हम क्या लेते हैं इसका, जनरली हम इसका एवरेज निकाल के लेते हैं। तो और जो नेचुरल होते हैं उसमें फिर भी हम बोलते हैं कि डेफिनेट मॉलिक्यूलर मास है, डेफिनेट वाले में। तो ये हमने नंबर एवरेज निकाला था। ऐसे ही अगर हम ना इसमें वेट एवरेज निकालें, एक मॉलिक्यूलर मास और होता है वेट एवरेज, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, एवरेज लगाने के लिए ऊपर मीन लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये होता है समेशन ऑफ NI/MI स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ NI/MI। ये निकाल लेंगे इसको। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, बोर्ड के सिलेबस में नंबर एवरेज भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें थ्योरी बतानी है। तो अब इन दोनों का एक डिफरेंस वो निकालते हैं, PDI, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, ये निकालेंगे। ये होता है हमारा वेट एवरेज बाय नंबर एवरेज, ये निकालेंगे। अगर ये 1 आ जाता है तो बोलेंगे इसको होमोजीनस पॉलीमर या मोनोडिस्पर्स पॉलीमर, मोनोडिस्पर्स पॉलीमर, मोनोडिस्पर्स और होमोजीनस। और ये कभी होगा नहीं, बहुत कम होगा, रेयर केसेस में होगा ऐसा। और अगर 2 आ जाता है या 2, 3, 4 तो पॉलीडिस्पर्स बोलेंगे, 2, 3, 4 पे क्या बोलेंगे, पॉलीडिस्पर्स। या 2 आ गया तो बोलेंगे बाईडिस्पर्स, हेट्रोजीनस तो हो गई। अब 3 आ गया तो ट्राईडिस्पर्स और हेट्रोजीनस तो हो गई, यानी इन जनरल क्या बोल देंगे, पॉलीडिस्पर्स। तो पहले बताया नंबर एवरेज, वो क्या था, समेशन ऑफ NI/MI डिवाइड बाय समेशन ऑफ NI। वेट एवरेज समेशन ऑफ NI/MI स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ NI/MI। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है। वैल्यू अगर 1 आती है तो मोनोडिस्पर्स और होमोजीनस, 2 आती है तो पॉलीडिस्पर्स या बाईडिस्पर्स, 3 आती है तो ट्राईडिस्पर्स। इस तरह से हम ये एवरेज निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, उसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलमोस्ट चैप्टर ओवर है, थोड़ा सा और करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक्स।